हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। हमने 72 बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए और एईडीओ को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको बहुत सारे मैथ रीजनिंग आदि सबको वीडियो दिए हैं। साथ साथ मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना यहाँ से हम हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बीपीएससी में पूछे जा सकते हैं उनको भी यहाँ से कवर करवा देते हैं। ये 72 बीपीएससी में भी काम आएंगे और साथ साथ आपके एईडीओ में भी काम आएंगे। आप निश्चित तौर पर हिस्ट्री को आप पूरे यहाँ से कवर कर सकते हैं। बहुत छोटे वीडियो में मैं बहुत कुछ कवर करवाऊंगा। तो देखिए, शुरू करते हैं। सर्वप्रथम प्राचीन भारत का इतिहास, जैसे हम साहित्यिक स्रोतों की बारे में बात करेंगे कि कहाँ से ऐतिहासिक स्रोत हमारे पास क्या क्या है, हम कैसे जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर सर्वप्रथम देखो, कुछ भाषा में बात करते हैं तो हमें जो हमारे पास स्रोत हैं उनमें से अगर हम बात करें जो इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन अभिलेख जो होते हैं, इसकी स्टडी को हम एपिग्राफी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये तो याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। अशोक के सबसे पुराने प्राचीन जो इंस्क्रिप्शन है वो प्राप्त होते हैं जो प्राकृत भाषा में थे। कई बार पूछा गया है कि अशोक के जो इंस्क्रिप्शन है अभिलेख जो है वो किस भाषा में है, तो प्राकृत भाषा में है। इनमें अशोक का जो नाम है, अशोक जो नाम वैसे तब जानते हैं कि अशोक का नाम जो है वो पियदसी के रूप में आता है, पर कहीं कहीं ऐसा है जहां पर उसके नाम के अशोक के रूप में ही आया है। ऐसा है मास्की, गुर्जरा, नेट्यूर और उदयगुयम। ये चार इंस्क्रिप्शन मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखिएगा। यहाँ पर अशोक का नाम जो है वो अशोक के ही नाम से है। अन्य जगहों पे अशोक का नाम पियदसी आता है, ये पियदर्शी आता है, जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्यारा। अशोक के जो इंस्क्रिप्शन है उनकी भाषा तो प्राकृत है, परंतु जो इंस्क्रिप्ट है वो कैसी है, ब्राह्मी है। पर कहीं कहीं जो पश्चिमोत्तर भारत जो है पीछे, यानी कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान में बात करेंगे तो वहां के जो इंस्क्रिप्शन है उनमें खरोष्टी और अरामाइक स्क्रिप्ट का प्रयोग किया गया है। तो खरोष्टी और अरामाइक का भी प्रयोग हुआ है, परंतु ब्राह्मी स्क्रिप्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, जो ब्राह्मी है उसको दाएं से बाईं ओर लिखा जाता था, सॉरी बाएं से दाएं ओर, जैसे हिंदी होती है। जबकि खरोष्टी और अरामाइक जो है इसका बाएं से दाएं जैसे उर्दू लिखी जाती है, उस तरीके से। इसको सर्वप्रथम पढ़ा किसने था, तो 1837 में जेम्स प्रिंसिप नामक एक विद्वान थे। इन्होंने ब्राह्मी स्क्रिप्ट को सर्वप्रथम पढ़ के बताया था कि ये अशोक की इंस्क्रिप्शन है और इसमें क्या इसमें दिया गया है। कुछ और भी इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे एक हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है जो उड़ीसा में पाया जाता है। उड़ीसा में जो खंडगिरी और उदयगिरी की गुफाएं हैं, तो उदयगिरी की जो गुफाएं हैं वहां पर हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन पाया जाता है। जो वहां के शासक जो खारवेई थे उनका इंस्क्रिप्शन है और इसमें सर्वप्रथम भारतवर्ष शब्द का प्रयोग हुआ है। दूसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट इंस्क्रिप्शन है वो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है जो रुद्र दमन का है। रुद्र दमन का तो है ही, परंतु इसमें अशोक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और साथ साथ चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। इसकी में ये जानकारी है कि यहाँ पर जो सुदर्शन झील है, जो सुदर्शन एक है, जिसको निर्माण किसने करवाया था, तो जिसका निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। उनके सेनापति थे पुष्य गुप्त वैश्य, उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। बाद में रुद्र दमन जो शक शासक थे उनके द्वारा क्या किया गया, इसका जीर्णोद्धार करवाया गया, वो भी बिना टैक्स के। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तीसरा है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति में होता है प्रशंसा करना। ये प्रयाग, आज जो प्रयागराज है वहां पर है। ये किसका है, तो इसका ये समुद्रगुप्त का इंस्क्रिप्शन है। इसकी रचना की है उनके दरबारी कवि जो थे हरिसेन जो थे, उनके द्वारा रचा गया है। इसमें चंद्रगुप्त सॉरी स्कंदगुप्त जो है, स्कंदगुप्त नहीं सॉरी, इसमें जो समुद्रगुप्त है तो समुद्रगुप्त के बारे में यहाँ पर समुद्रगुप्त की प्रशंसाएं की गई हैं। समुद्रगुप्त के बारे में काफी अच्छे से बताया गया। तो प्रयाग प्रशस्ति मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रशस्ति है, प्रशंसा है। हरिसेन जो, ठीक है, तो हरि की प्रशंसा होती है, उसी तरह की याद रखिए हरिसेन ने इसको रचा है। जूनागढ़ रुद्र दमन का है। रुद्र दमन अब एक शक शासक हैं और इनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। और हाथी गुम्फा तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो इस कुछ और इंस्क्रिप्शन है, जैसे कि एक मंदसौर का इंस्क्रिप्शन है, ये कई बार पूछा जाता है। मंदसौर का क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कुमार गुप्त का है, एक तो ये याद रखना। इसमें जो बुनकर होते हैं, रेशम बुनकर जो श्रेणियां हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। श्रेणी होता है एक तरीके से व्यापारियों का समूह, तो व्यापारियों के समूह को श्रेणी कहते थे। और ये क्या होता था, जो रेशम बुनकर है उनके बारे में जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। वहीं एक भीतरी और जूनागढ़ दूसरा भी है, ये भी स्कंदगुप्त का है, तो ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद आते हैं एरण इंस्क्रिप्शन। एरण के बारे में आपने अवश्य सुना होगा। एरण जो है वो भानुगुप्त का है और इसमें सती प्रथा के साक्ष्य जो है सर्वप्रथम प्राप्त होते हैं कि सती प्रथा के बारे में जानकारी। तो यार के एरण के बारे में, एरण किसका है, भानुगुप्त का है। अब भरुत जो है वो शुंग शासकों का है। शुंग शासक वही है जो मौर्य वंश के बाद आते हैं, तो शुंग शासकों का। बाकी आप देख सकते हैं, मेरे हिसाब से ये इतने अगर आपको इंस्क्रिप्शन याद रखते हैं जहां से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं तो इंपॉर्टेंट है।
एक और इंस्क्रिप्शन है जिसको कहते हैं बोगज कोई। बोगज कोई इंस्क्रिप्शन जो है ये एशिया माइनर, जो ईरान और इराक का क्षेत्र है, वहां से प्राप्त हुआ है, जिसको कहते हैं बोगज कोई। बोगज कोई का महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारे वैदिक देवता हैं, जो इंद्र हैं, वरुण हैं, मित्र हैं, नासात्य हैं, इनकी जानकारी जो है ये बोगज कोई से प्राप्त होती है। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बोगज कोई की क्या विशेषता है, बीपीएससी ने बहुत बार पूछा है। तो बोगज कोई की विशेषता यह है कि इसमें जो हमारे वैदिक देवता हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब आते हैं थोड़ा सिक्कों के बारे में, क्योंकि सिक्के भी हमारी जानकारी के महत्वपूर्ण सोर्स होते हैं। सिक्कों में सर्वप्रथम जो सिक्के भारत में शुरुआत हुई थी उनको कहते हैं पंचमार्क सिक्के, या इनको आहत सिक्का भी कहता है। पंचमार्क कॉइन्स, इसमें पंच में ठप्पा मार के बनाए जाते थे, इस वजह से इनको ठप्पा मार या पंचमार्क कॉइन कहा गया है। ये कब शुरू हुए थे? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कि जो मौर्य वंश के टाइम पर इनकी शुरुआत होती है। परंतु इनमें कोई भी उत्कीर्ण यानी कोई इंस्क्रिप्शन नहीं होता, किसी का नाम नहीं होता, तो कुछ नहीं होता, सिर्फ ठप्पा होता है तरीके से। बाद में सबसे सर्वप्रथम जो यवन शासक आए, यवंस आए, तो यवनों ने भारत में सर्वप्रथम सिक्के जारी किए जिसमें इंस्क्रिप्शन कोई ना कोई लिखा रहता, कुछ ना कुछ जानकारी उसमें छपी रहती थी। तो छपे हुए सिक्के जो है वो सर्वप्रथम किसने जारी किए? तो आपको याद रखना है कि ये है यवन शासक, ठीक, यवनों ने जारी किए, जिसमें ये होते थे। ठीक है, यहाँ पे कुछ सिक्कों के नाम है, जैसे कि करसापन है, पुरण है, धरण है, सतमान है, ये सारे सिक्कों के नाम हुआ करते थे। भारत में स्वर्ण सिक्के जो सबसे सर्वप्रथम जारी किए वो यवन शासक थे, सर्वप्रथम। परंतु सबसे ज्यादा किसने जारी किए? तो वो है शक शासक, कुषाण शासक। कुषाणों ने सबसे अधिक मात्रा में सिक्के जारी किए, ठीक है, सोने के सिक्के सबसे अधिक किसे? कुषाणों ने। परंतु सर्वप्रथम किसने शुरू किया? यवन शासकों ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। वहीं अगर बात करें कुषाणों में भी बात करें तो विम कटफिशस जो है, विम कटफिशस के द्वारा सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए गए, ठीक है, यहां नाम आ भी जाएगा कहीं पे, ठीक है। तो एक यौधेय प्रकार के सिक्के भी हुए, यौधेय, पांचाई, इस तरीके के सिक्के भी थे, ठीक है। एक सिक्का है समुद्रगुप्त का, ठीक है। समुद्रगुप्त के जो सिक्के हैं, समुद्रगुप्त वही है जिसकी प्रयाग प्रशस्ति है, हरिशरण की जो रचा है। इनके जो सिक्के हैं इसमें उन्हें संगीत प्रेमी के रूप में दिखाया गया। क्यों? क्योंकि ये उसमें वीणा बजाते हुए, इनके मुद्रा जो है, इनके जो सिक्के हैं उसमें इनको वीणा बजाते हुए अंकित किया गया है, चित्रित किया गया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि बताइए किसके सिक्कों में उन्हें बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है? तो समुद्रगुप्त के जो सिक्के हैं उनको उसमें बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया। एक सातवाहन नरेश यज्ञ स्त्री सातकर्णी जो है, उनकी मुद्रा जो है उनमें से बोट का जो साइन है वो दिखाया गया है। तो याद रखिए, नाव का चित्र अंकित है। इससे ये जानकारी प्राप्त होती है कि ये जो नौवहन को बढ़ावा देते होंगे और व्यापार करते थे, तो इस वजह से। वहीं अगर चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो इनके जो सिक्के हैं वो व्याघ्र सही में उसमें बाघ बना हुआ है, और इस वजह से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इनका नाम है। इन्होंने शक विजय, जो शकों पर जीत दर्ज की थी, उसके बाद इस तरह के सिक्के जारी किए गए। तीसरा है स्मारक। स्मारकों से भी हमें काफी जानकारियां प्राप्त होती हैं, मंदिर हैं, इमारतें हैं, भवन हैं, इन सब से भी जानकारियां प्राप्त होती हैं। जैसे अगर हम बात करें तो गुप्ता पीरियड में मंदिर निर्माण की 3 महत्वपूर्ण जो शैलियां थी, जैसे नागर, द्रविड़ और वेसर, इनका ये मंदिर निर्माण का कार्य होता था। जैसे नागर जो शैली है, जो आप उत्तर भारत के मंदिर देखते हैं वो सब नागर के हैं। दक्षिण भारत के जो मंदिर देखते हैं वो द्रविड़ है, और दक्षिण और उत्तर के जो बीच में मंदिर पाए जाते हैं उनको वेसर शैली के मंदिर कहा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इनकी विस्तार से आप जानकारी अगर चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो और दिया है, जहां पर आप देख सकते हैं कि नागर, द्रविड़ और वेसर में क्या विशेष अंतर होता है। पर इतना याद रखिएगा कि ये तीनों ही मंदिर निर्माण की विधियां हैं, ठीक है। मंदिर किस तरीके निर्माण होता था, उनके पैटर्न क्या होते थे, उस बेसिस पर उनको 3 भागों में बांट सकते हैं, नागर, द्रविड़ और वेसर, ठीक है। एक आप जानते हैं कि कंबोडिया का सबसे बड़ा मंदिर है अंकोर वाट का मंदिर। इसी मंदिर की तर्ज पर आप जानते हैं कि अभी पूर्वी चंपारण में विराट रामायण मंदिर बन रहा है, जो इससे भी बड़ा होगा, परंतु तर्ज पर इसी पे है। वहीं एक बोरोबुदुर स्तूप है, ठीक है, जो जावा में स्थित है। तो ये दुनिया के कुछ महत्वपूर्ण वो है, ठीक है। अजंता की जो गुफाएं हैं, अजंता और एलोरा, आप जानते हैं महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफाओं में कुछ चित्र प्राप्त हुए हैं, जैसे एक माता और शिशु का चित्र है, मरणासन यानी मरती हुई राजकुमारी का एक चित्र है, इस तरीके से है। और वहीं जो एलोरा की गुफाएं हैं वहां पर रावण द्वारा कैलाश पर्वत को उखाड़ते हुए दिखाया गया। खजुराहो के जो मंदिर हैं चंदेई शासकों द्वारा बनवाए गए हैं, और यहाँ पर जो है कामोत्सर्ग चित्र जो प्राप्त होते हैं, तो ठीक है, खजुराहो के चित्रों में। तीसरे है मृदभांड। मृदभांड भी कई प्रकार के पाए गए हैं, मिट्टी के बर्तन। ये जो सबसे हम जानकारी के प्राप्त करने के स्रोत है हमारे पास। तो ये कुछ मैंने बता दिया, इनसे जहां से ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, बाकी हम आते हैं आगे।
अब हमारे पास रिटन साक्ष्य जो है वो इंस्क्रिप्शन की बात करते हैं, तो वेद है हमारे पास सबसे प्राचीनतम। वेदों में आप जानते हैं 4 वेद है, इनकी रचना जो है, रचना नहीं कह सकते, संकलन यानी कि उसको कंपाइल किसने किया, तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन जो है, वेद व्यास जो है, इनके द्वारा इनको एकत्रित किया गया। 4 वेद हैं, ठीक है। और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आप जानते हैं ऋग्वेद जो है सबसे पुराना है और अथर्ववेद सबसे नवीनतम वेद है। वेदों को अपौरुषेय या नित्य कहा गया है। अपौरुषेय का अर्थ है कि इनको किसी पुरुष या किसी इंसान के द्वारा नहीं रचा गया है, ये अपने आप में है, इनको आगे बढ़ते रहे हैं, ठीक है, परंपरा के माध्यम से, इस वजह से इनको अपौरुषेय कहा गया, ठीक है। ऋग्वेद सबसे पुराना है अगर बात करें, ठीक है। ऋग्वेद में का सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। इसमें ऋग का अर्थ है छंद है, जिसमें ईश्वर की स्तुति करने की उसमें ऋचाएं दी गई हैं, ठीक है। 1026 उसमें सूक्त हैं, ऋचाएं हैं, ठीक है, सूक्त कह सकते हैं। और इसके ऋचाएं जो है 1026 हैं। इसमें 10 चैप्टर है जिसको 10 मंडली कहा गया है, ठीक है। अभी आगे इसके बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे, पर यहाँ पे इतना बात है, ठीक है। ऋग्वेद बात करते हैं। ऋग में इसमें यजुर्वेद है। यजुर्वेद में यज का अर्थ होता है यज्ञ, तो इसमें यज्ञ करने की विधियां दी गई हैं, किस तरीके से यज्ञ किया जाएगा। और ये एकमात्र वेद है जिसमें गद्य भी है और पद्य भी, यानी कि पोएट्रिक भी है और यहाँ पे प्रोज भी है। तो गद्य और पद्य दोनों फॉर्म में है ये, ठीक है। इसके 2 भाग हैं वैसे, कृष्ण यजुर और शुक्ल यजुर्वेद, 2 प्रकार के इसके वेद है, ठीक है। जो शुक्ल यजुर्वेद है उसमें ही वाजस्नेह संहिता है एक तरीके से, ठीक है। तो कुछ ज्यादा इसमें नहीं इंपॉर्टेंट है, बस यहाँ तक जानते। सामवेद अर्थात इसको संगीत वेद भी कहा जाता है। इसमें जो मंत्र हैं किस प्रकार गाए जाएंगे, उनके गाने के तरीके दिए हैं। इसमें 1875 सूक्त ऋचाएं, सॉरी सूक्त नहीं, ऋचाएं हैं। और इसमें भारतीय संगीत का इसे जनक माना जाता है, ठीक है। सामवेद के प्रथम दृष्टा जो थे वेद व्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। अब बात करते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद होता है यहाँ सबसे पुराना, इसकी रचना जो है वो अथर्व ऋषि के द्वारा की गई है, इस वजह से इसका नाम अथर्ववेद पड़ा है। अथर्ववेद को ब्रह्म वेद या श्रेष्ठ वेद भी कहा गया है। इसमें 20 चैप्टर है, 20 अध्याय है। और इसमें जो मंत्र है वो 5987 मंत्र और 731 सूक्त हैं। सामान्य इसमें क्या है कि आम जनमानस जो अंधविश्वास, जादू टोना, ठीक है, उसमें औषधि विज्ञान, आयुर्वेद, इस तरीके की सारी जानकारी जो है वो इसी से प्राप्त होती है, ठीक है। इसमें अंग, मगध और अयोध्या, याद रखिएगा, इन 3 जो महाजनपद हैं इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कई बार पूछा गया है कि अंग महाजनपद या मगध महाजनपद जो है, इसकी जानकारी हमें कौन से वेद से प्राप्त होती है, तो वो अथर्ववेद से ही प्राप्त होती है। वेदों को आसान करने के लिए उनके ब्राह्मण ग्रंथ आए, यानी कि वेदों को आसान भाषा में समझाने हेतु तो ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। तो ये उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, ठीक है। और उसके बाद आते हैं अरण्यक। अरण्यक वो होते हैं जो वन में जाकर के बैठ करके ज्ञान प्राप्त हुआ और उसको रचा गया, तो उसे कहते हैं अरण्यक, ठीक है। वहीं सतपथ ब्राह्मण जो है, इसमें थोड़ा जान करके, इसमें गंधार, सयक, कैकय, कुरु, पांचाल, विदेह, इन सब राजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। फिर इसके सबसे अंत में आते हैं उपनिषद। इनको वेदांत भी कहा जाता है, यानी वेदों का अंत यहाँ से होता है। उपनिषदों में क्या है, एक तरीके से इसमें उप का होता है नजदीक बैठ करके, नजदीक यानी गुरु के पास बैठकर जो ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी एक तरीके से एक दार्शनिक ग्रंथ है जिनमें दर्शन है कि हम क्या है, मनुष्य क्या है, कैसे है, संसार की उत्पत्ति क्यों हुई, आदि सबकी। 108 उपनिषद हैं, ठीक है। इनकी संख्या कितनी है, 108, जिनमें 12 उपनिषदों को महत्व ज्ञान मतलब महत्वपूर्ण माना गया है, विशेष माना गया है। श्वेताश्वर उपनिषद में मोक्ष और भक्ति के संबंध में जानकारी दी गई है, ठीक है। अब इसके आते हैं वेदों को जो रचा गया है उनको पढ़ने के कुछ तरीके हैं। उन तरीकों को वेदांग कहते हैं या वेदांग सूत्र कह सकते हैं, यानी कि वेदों को किस तरीके से समझा जाएगा, पढ़ा जाएगा, इनके ये कुछ तो समझाए गए हैं। जैसे ऐसे 6 वेदांग माने गए हैं, जैसे शिक्षा, ज्योतिष, निरुक्त, ठीक है। तो शिक्षा, ज्योतिष, निरुक्त, ये 3 हो गए। इसके बाद है एक, सॉरी यहीं पे होगा, हाँ, शिक्षा हो गया, ज्योतिष हो गया, निरुक्त हो गया, ठीक है। और शिक्षा तो जिसमें शुद्ध आचरण है, ज्योतिष कल्प और कर्मकांड का निरुक्त है, ठीक है। छंद है, और ठीक है, छंद है, निरुक्त, छंद, और कितने हो गए, 4 हो गए। 2 और समझते हैं, 2 हैं हमारा, एक है छंद हो गया, एक है कल्प और एक है व्याकरण, ठीक है। ये 2 हो गए, 6 हो गए ना। कल्प, व्याकरण हो गया, छंद हो गया, 3 हो गए, और शिक्षा हो गया 4, ज्योतिष हो गया 5, और निरुक्त हो गया 6, निरुक्त। तो इस तरीके से ये 6 वेदांग है, ठीक है। तो याद रखिएगा 6 वेदांगों की। नेक्स्ट देखें, अब आते हैं पुराण,
धर्मशास्त्र और मनुस्मृतियां, स्मृतियां। पुराणों की संख्या बात करें तो पुराणों की संख्या 18 पुराण है। इनकी रचना जो है वो की गई है किसके द्वारा? रचयिता जो है योमहर्ष और उनके पुत्र जो है उग्र सर्वग द्वारा इनको रचा गया है। ठीक है, सर्वप्रथम जो पौराजित विद्वान थे इन्होंने ही इनके महत्व को आकृष्ट किया था। अमर कोश में पुराणों को 5 विषय बताए गए हैं, जैसे सर्ग है, फिर प्रतिसर्ग है, ठीक है, फिर वंश है, फिर मनवंतर है और वंशानुचरित है। इस प्रकार के 5 विषय बताए गए हैं। परंतु अगर बात करें तो सबसे पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराण है। मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मांड, भागवत पुराण ये सबसे पुराने पुराण माने जाते हैं और इनमें राजाओं के बारे में वंश दिए गए हैं। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम है, प्रमाणिक है। विष्णु पुराण का जो संबंध है वो मौर्य वंश से है। मत्स्य पुराण का संबंध जो है वो आंध्र सातवाहन वंश से है और वायु पुराण का जो संबंध है वो गुप्त वंश से है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, वैदिक साहित्य के उपरांत 2 महत्वपूर्ण महाकाव्य भी है, महाकाव्य जिसको एक रामायण है और एक महाभारत, 2 महाकाव्य भी है। ठीक है, महाभारत में एक श्लोक है जिस वजह से इसको सत सहस्त्र संहिता कहते हैं, सत सहस्त्र संहिता कहते हैं इसको। इन महाकाव्यों से उत्तर वैदिक आर्यों के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये कुछ बातें यहां से समझ सकते हैं। अब आते हैं स्मृतियां। स्मृतियां वो होते थे जो वैदिक कानून होते थे। सबसे प्राचीनतम स्मृति जो है वो मनुस्मृति है। इसकी रचना 200 से 200 ईसा पूर्व से 2000 ईस्वी के बीच में हुई है। बाद में जो स्मृति आई है उसमें नारद है, पराशर है, बृहस्पति है, कात्यायन, ये भी स्मृतियां हैं। परंतु इसमें मनुस्मृति जो है वो सबसे प्राचीनतम है। ठीक है, तो याद रखिएगा। बौद्ध साहित्य की बात करते हैं तो बौद्ध साहित्य में भी 3 पिटक है, त्रिपिटक कहा गया है। 3 टोकरियां हैं, जैसे सुत्त पिटक है, विनय पिटक है और अभ्यम पिटक है। इन 3 पिटकों में जानकारी प्राप्त होती हैं। ठीक है, इसका देखते हैं बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कहानियां हैं उनको हम क्या कहते हैं? बुद्ध के पूर्व जन्म कहानियों को क्या कहा गया है? जातक कथाएं कहते हैं। कुछ जो बौद्ध सिंघीय बौद्ध है यानी कि जो श्रीलंका में रचे गए हैं वो दीपवंश और महावंश, ये भी बौद्ध धर्म की जानकारी की प्राप्ति करने की स्रोत है। जैन साहित्य की बात करें तो जैन में 2 तरीके के हैं, जैसे जैन आगम। ठीक है, इन आगम कहा गया है और आगम कितने होते हैं? 12 आंग है। ठीक है, तो जैन धर्म में ग्रंथों को आगम कहा गया है। जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो कल्प सूत्र है, इसकी रचना भद्रबाहु ने की है, इंपॉर्टेंट है। इनकी जो भाषा है वो प्राकृत है। भगवती सूत्र, ठीक है, में महावीर की शिक्षाएं दी गई हैं। भगवती सूत्र में ही आप जानते हैं 16 महाजनपद के बारे में जानकारी भी प्राप्त होती है। ठीक है, अब कुछ ऐसे ही यौगिक साहित्य हैं, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र है, इसमें राजनीतिक विज्ञान के बारे में अक्सर बीपीएससी पूछता है कि जो अर्थशास्त्र है उसका संबंध किससे है? उसका संबंध राजनीति से है, ना कि अर्थव्यवस्था से। ठीक है, वहीं दूसरा है अर्थशास्त्र की जो अर्थशास्त्र है उस पर कामंदक ने नीति सार नामक टीका लिखा है। टीका होता है कि किसी बुक को ही आसान भाषा में समझाने को टीका कहते हैं। तो नीति सार जो है वो कामंदक की है जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर ही टिप्पणी है। ठीक है, कुछ प्राचीन जो चीनी व्यक्ति हैं वो भारत में आए, अरब आए, यूरोपियंस आए, उन्होंने भी कुछ कुछ रचनाएं लिखी हैं। जैसे हेरोडोटस जो है, इनको इतिहास का पिता कहा जाता है। इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। सिकंदर के समय में कुछ विद्वान आए, जैसे नियारकस है, अनेसिक्रिटस है और अरिस्टोबुलस है, ये भी उनकी भी कुछ हमें जानकारी प्राप्त होती है। सिकंदर के पश्चात 3 यूनानी राजदूत आए, जिससे मेगास्थनीज आया जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, डायमेस्कस आया, डायोनोसियस आया, ये सब पाटलिपुत्र में मौर्य दरबार में आए थे। इनका जो पुस्तक है वो मेगास्थनीज की, आप जानते हैं। इसमें यहाँ के समाज संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। प्लिनी जो है इनकी पुस्तक है नेचुरल हिस्टोरिका, हिस्ट्री कह सकते हैं। टॉलेमी की ज्योग्राफिया, जो ज्योग्राफी के बारे में है। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी एक पुस्तक है, परंतु इसके जो राइटर हैं उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है कि ये किसकी पुस्तक है। ठीक, चीनी यात्रियों की बात करें तो फायान आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आते हैं। चीनी बौद्ध यात्री जो भारत को यिंतु के नाम से पुकारते हैं। वेनसांग जो है वो 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के समय में आता है। इसकी रचना का नाम है सीयू की। यह 6 वर्षों तक 16 ईयर तक भारत में रहा है और 6 वर्षों तक इसने नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी। ठीक है, सीयू की बताया, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? सीयू की। वहीं इत सिंह जो है ये भी बाद में भारत में आया, ये 7वीं शताब्दी में आया और नालंदा यूनिवर्सिटी में, और यहाँ पर भी इसने पढ़ाई की। एक मातवान ये भी भारत में आए थे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीनी यात्री हैं जो भारत में आए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जितने भी ऐतिहासिक स्रोत थे। मैंने एक छोटे से वीडियो में आपको ऐतिहासिक स्रोत से इतनी सारी जानकारी जो दी है, यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आप बनते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा वो शुरू करेंगे हम प्रागैतिहासिक से, पाषाण युग से। इसके बारे में जानकारी
करते हुए सिंधु सभ्यता में पहुंच जाएंगे, या एक काम करते हैं इसी वीडियो में खत्म भी कर देते हैं इसको। देखिए, प्रागैतिहासिक वो पीरियड होता है जब हमारे पास कोई भी रिटन इंस्क्रिप्शन नहीं थे। तो प्रागैतिहासिक का अर्थ हो गया ऐसा समय जब हमारे पास कोई भी रिटन साक्ष्य नहीं है, क्योंकि सिर्फ हमारे पास जो वहां की खुदाई से जो इंस्क्रिप्शन प्राप्त हुए हैं, खुदाई से जो चीजें प्राप्त हुई हैं वही हैं। अभी तक यहाँ पे भाषा का विकास या लिपि का विकास नहीं हुआ था, इसको कहते हैं प्रागैतिहासिक। दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक का अर्थ होता है कि हमारे पास साक्ष्य तो है रिटन में, पर उनको पढ़ा नहीं गया है, जिससे कि आप जानते हैं सिंधु सभ्यता की जो स्क्रिप्ट है उसको पढ़ा नहीं गया है, इस वजह से उसको कहते हैं आद्य ऐतिहासिक। तीसरा होता है ऐतिहासिक, जहां से हमारे पास रिटन साक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं और उनको पढ़ भी सकते हैं, उसको हम कहते हैं ऐतिहासिक। जैसे कि वैदिक पीरियड के बाद जो समय है वो हमारा ऐतिहासिक है। तो प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, ये तीन भागों में बांट सकते हैं। हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक की। तो इस समय जो है हमारे पास तीन भाग है, यानी इसको तीन भागों में बांटते हैं। पाषाण युग कहते हैं इसको, स्टोन एज कहते हैं। तीन भाग होंगे, पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। चूंकि पुरापाषाण बहुत बड़ा पीरियड है, इसको भी हमने तीन भागों में बांट देते हैं पुरापाषाण को, ठीक है। वैसे तो देखो पुरा, मध्य और नव, ठीक है, ये तीन भागों में पुरा, मध्य और नव। पर पुरापाषाण चूंकि बहुत बड़ा टाइम पीरियड है, तो इसको भी हम तीन भागों में बांटते हैं, निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और उच्च पुरापाषाण। याद रखिएगा, तो निम्न, मध्य, उच्च, ये तीन भाग हो गए किसके, पुरापाषाण के, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम जो 1863 में एक पुरातत्वविद थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्रूसफुट, इन्होंने प्राचीनतम पत्थर की जो बस्तियां हैं, प्रस्तर युगीन जो उस समय की बस्तियां हैं, पाषाण युगीन बस्तियां हैं, उनकी खोज की थी। इन्होंने मद्रास के पास में ही एक पयोवरम नामक जगह है, वहां से पत्थर से बनी हुई एक हैंडेक्स यानी कि कुल्हाड़ी की खोज की थी। आधुनिक मानव का मानते हैं कि विकास जो है वो 30,000 वर्ष पूर्व हुआ था। उसे उस समय होमो सेपियंस या प्रज्ञ मानव जैसे नामों से जाना जाता था। इस समय की मुख्य जीविका का आधार जो था वो शिकार था और या आंखें टक करते थे, ठीक है। प्राचीन प्रापाषाण जो चित्र है, वहां से हमारे भीमबेटका की जो गुफाएं हैं जो मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, इनकी खोज जो वीएस वाकंकर जी थे, इन्होंने 1857 से 1957-58 में की थी। बाद में इनको 2003 में यूनेस्को की हेरिटेज साइट में इनको रखा गया है। तो 2003 में यूनेस्को हेरिटेज साइट के रूप में इनको रखा गया है। भीमबेटका की गुफाएं जो है भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीनतम चित्र है, ठीक है। भीमबेटका का अर्थ होता है भीम जहां पर रुकते थे, ऐसा माना जाता है, ठीक है। पुरापाषाण से प्राप्त जो उपकरण में हैंडेक्स से हैं, यानी कि हस्तकुठार है, वितरणी है, खंडक है, गड़ासा है, ये पुरापाषाण के हैं। मध्य पाषाण में थोड़ा हथियार छोटे हो जाते हैं, इनको कहते हैं फयक संस्कृति, और वेदनी, छेदनी, खुरचनी, ये सब मध्य पुरापाषाण के उपकरण हैं। सोहन घाटी से चॉपर, चॉपिंग और इस तरीके की संस्कृति के औजार भी प्राप्त हुए, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ और जानकारी बात करें तो मध्य पाषाण के उपकरण की खोज सर्वप्रथम जो आर्किबाइड इनकी कराई का जो है, इन्होंने विंध्य क्षेत्र में की थी। मध्य पाषाण का जो मानव है वो अस्थि पंजर का सबसे, जो इनके मानव के अस्थि पंजर जो है वो कहां से प्राप्त हुए हैं, उत्तर प्रदेश के दो जगह हैं, सराय नहर और मादहा और सराय नहर, ये दो जगह हैं, यहां से अस्थि पंजर के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। तो मध्य पाषाण युग के, ठीक है। मध्य पाषाण एक वन्य धान यानी कि जो यानी खेती के जो साक्ष्य हैं वो हमें कहां से प्राप्त होते हैं, तो चौपानी, मांडव, ये भी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ही है। होमो इरेक्टस जो है उसकी खोपड़ी का जो साक्ष्य वो हमें हथनौरा प्राप्त होता है, जो नर्मदा नदी घाटी में है, मध्य प्रदेश में हथनौरा। तो पूछा जाता है कि हथनौरा कहां पर है, तो मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी घाटी में। वहीं जो गयन नदी घाटी है ये भी उत्तर प्रदेश में है, यहां से, ठीक है, टेक्स्ट बुक के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। मध्य पाषाण जो एक जगह है आदमगढ़, जो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है, बागौर राजस्थान में है, यहां से प्राचीनतम पशु पालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में है और बागौर, अक्सर पूछा जाता है कि प्राचीनतम पशु के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं पशु पालन के, तो वो है बागौर। आप जानते हैं मनुष्य ने सर्वप्रथम कुत्ता को पालतू बनाया था, बाद में और जानवरों को बनाया। प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य की बात करें अगर यहां से, तो ये यहुरादेव है, जहां से हमें जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। उसके बाद मेहरगढ़ जो दूसरे नंबर पे आता है, तो याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में है यहुरादेव, ठीक है। तो ये कुछ बातें हो गई। कोइडेवा जो है, यहां से भी हमें राइस के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कृषि के तो वहां से हो गया, पर अगर राइस की पूछिए तो राइस प्रयागराज का कोइडेवा है, वहां से। बुर्ज होम जो है, यहाँ से मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, बुद्ध बुर्ज होम से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है।
चिरान जो सारण है, बिहार का चिरान, ये सारण इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है, यहाँ से पशु की हड्डी यानी जो हिरण के सींग से बने हुए औजार प्राप्त होते हैं। ये नवपाषाणिक युग का एक स्थान है जहां से सींग से बने हुए उपकरण प्राप्त होते हैं। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। बाकी तो जौ के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। मनोज ने सर्वप्रथम जिस चीज की खेती शुरू की थी वो तो जौ था। ठीक है, तो ये कुछ हो गया। बुर्ज होम याद रखिएगा, मैंने बता दिया आपको। यहाँ से एक तो मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहीं से गर्तावास प्राप्त हुए। गर्तावास में गड्ढे में घर बना करके रहने के। महादाह, प्रयागराज, ये सब चीजें तो ही। यहाँ पर स्थिर जीवन के नवपाषाण में स्थिर जीवन हो गया था, कृषि का विकास हो चुका था, कुंभकारी का निर्माण हो चुका था, आग का प्रयोग और पहिए का आविष्कार भी इस समय तक हो चुका था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आद्य ऐतिहासिक। इस समय जो अगर बात करें तो गैरिक और कृष्ण योहित मध्भांड की यहाँ से जानकारी प्राप्त होती है। ताम्र संस्कृति बाद में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये हो गया हमारा आद्य ऐतिहासिक के बारे में। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे साथ जुड़ जाइए, बाकी की भी मैथ और रीजनिंग की वीडियो आप देख सकते हैं। वहां से भी आपको एईडीओ और 72 बीपीएससी दोनों में निश्चित तौर पर फायदा होगा। छोटे छोटे प्रयासों से आगे बढ़ते रहेंगे। आपको इसी प्रकार से मोटिवेट रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।